हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने विद्युत धारा क्या है और उससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़े थे। आज हम उसी से आगे एक टर्म और है जिसे हम धारा घनत्व कहते हैं, पढ़ने जा रहे हैं। तो अगले वाला टॉपिक है धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। धारा घनत्व, इसे हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, धारा घनत्व जी। तो धारा घनत्व क्या है तो समझिए इसको। ये हमारे पास में कोई चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, ये चालक है और ये चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, ये उसका अभिलंब है। तो फिर ये हमारे पास में जो है वो धारा का प्रवाह है, ये धारा आई बह रही है, ठीक है। तो फिर हम कह सकते हैं कि इस इकाई क्षेत्रफल से कितनी धारा बहेगी। ये पूरा क्षेत्रफल तो हमारे पास में मान लीजिए कि ए है या डेल्टा एस है, ये पूरा क्षेत्रफल डेल्टा एस है। तो फिर ऐसी स्थिति में इकाई क्षेत्रफल से कितनी धारा बहेगी, उसे धारा घनत्व J इक्वल आई अपॉन में डेल्टा एस ये कहेंगे। तो फिर हम परिभाषा क्या देंगे कि किसी चालक के जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के जो अभिलंबत है वो इकाई क्षेत्रफल से कितनी धारा बहती है, उसे हम धारा घनत्व कहते हैं, या सिंपल वे में इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा। तो फिर परिभाषा को हम यहाँ पर लिखते हैं, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अभिलंबवत इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा धारा घनत्व होता है। धारा घनत्व होता है। इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा घनत्व होता है। अर्थात क्या लिखें कि अभी मैंने बताया कि ये कोई चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तो फिर इस क्षेत्रफल के अभिलंबवत ये धारा गुजर रही है, ये क्षेत्रफल डेल्टा एस है, धारा जो गुजर रही है वो आई है। तो फिर J इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, I अपॉन में डेल्टा एस, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम इसकी परिभाषा बना सकते हैं। लेकिन यहां एक बात और है, यदि हम अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को किसी कोण पर लें, जैसे यह हमारे पास में धारा की दिशा में अनुप्रस्थ काट है, क्षेत्रफल है डेल्टा एस, ठीक है। ये धारा बह रही है, अब यहां से जो है ये क्षेत्रफल इस तरीके से आ जाए, तो फिर ऐसी स्थिति के अंदर ये धारा की दिशा आई और ये क्षेत्रफल का अभिलंब, ये धारा की दिशा और ये क्षेत्रफल का अभिलंब। तो फिर इस केस में यहां पर ये जो कोण बन रहा है ये कोण थीटा बन रहा है। तो फिर धारा घनत्व निकालने के लिए हम फार्मूले का यूज करेंगे कि धारा की दिशा में इस क्षेत्रफल का कितना घटक है, डेल्टा एस, ये इधर डेल्टा एस है, इसका अभिलंब है। तो फिर ऐसी स्थिति में इस दिशा में से घटक डेल्टा एस कॉस थीटा हो गया। तो फिर यहां क्या फार्मूला लिखा जाएगा, J इक्वल I अपॉन डेल्टा एस कॉस थीटा,
क्योंकि इस केस में तो क्या था कि जो है क्षेत्रफल के अभिलंब दिशा में ही जो है डेल्टा एस की डायरेक्शन भी इधर ही थी, लेकिन अब मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दूं तो फिर ये अभिलंब थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। तो अभिलंब शिफ्ट हो जाएगा, फिर डेल्टा एस इधर चला गया, तो थीटा कोण पर डेल्टा एस का कितना इफेक्ट होगा, डेल्टा एस कोस थीटा। जैसे इसको पकड़ करके मैंने थोड़ा सा घुमा दिया, घुमा देने के ऊपर ये हमारे पास में जो है अभिलंब जो है इधर होगा, तो फिर डेल्टा एस का जो है वो कितना इफेक्ट होगा आई की डायरेक्शन में, तो डेल्टा एस कॉस थीटा। तो डेल्टा एस कॉस थीटा जो है इस डायरेक्शन में, तो फिर जे इक्वल आई अपॉन डेल्टा एस कॉस थीटा लिखना पड़ेगा। लेकिन इस पूरे को ऐसे शिफ्ट कर दिया जाए तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी, पहले वाला आ जाएगा और फार्मूला बन जाएगा जे इक्वल आई डेल्टा एस। तो ये हमारे पास में फार्मूला बन गया कब, जब हमारे पास अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है ना वो धारा की दिशा के साथ में कितना कोण बनाए, थीटा कोण बनाए। तब उसी स्थिति में हम धारा घनत्व को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर एक इंपॉर्टेंट बात इससे जो रिलेटेड थी वो मैंने यहां लिखी, तो फिर हम ये भी लिख सकते हैं क्या, आई इक्वल जे डेल्टा एस कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और आई इक्वल जे वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर। इस तरीके से हमारे पास में जो है ये फॉर्मूला जो संबंध है धारा घनत्व का और धारा का वो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, क्योंकि cos थीटा हटाएंगे तो यहाँ पर हम डॉट प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा, आधे गुणनफल लगाना पड़ेगा। अब ये धारा घनत्व और ये धारा और ये क्षेत्रफल, एक और इंपॉर्टेंट बात पर हम आते हैं कि सपोज कीजिए कि हमारे पास में इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, आई इक्वल जे इंटू में एरिया को हम ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो जे डॉट ए। ठीक है, अब मान लें कि आपके पास में ये कोई चालक है और यहां अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A1 है, ठीक, और ठीक इसके आगे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है वो चालक का वो कितना हो जाता है, वो A2 हो जाता है, A2 हो गया। यहां A1 और यहां A2, और ये धारा इसके अंदर प्रवाहित हो रही है, ये धारा प्रवाहित हो रही है I। ठीक है, तो फिर मैं ये कहूं कि धारा की जो वैल्यू होती है वो जो है धारा तो कांस्टेंट रहेगी, इस क्रॉस सेक्शन एरिया पर भी और इस पर भी सेम रहेगी, धारा I, क्योंकि एक एमीटर हम यहां लगाते हैं, एक एमीटर यहां लगाते हैं, तो एमीटर का पाठ्यांक नहीं बदलेगा, धारा कांस्टेंट रहेगी। तो जब I कांस्टेंट रहेगी तो फिर मैं ये कहूं कि इस पोर्शन के लिए I इक्वल यहां क्षेत्रफल A1 है, तो फिर यहां धारा घनत्व J1 होगा। ठीक, और यहां भी धारा I है इस पोर्शन पे, तो I इक्वल यहां आपके पास क्षेत्रफल A2 है, तो फिर यहां धारा घनत्व कितना होगा, J2 होगा। तो जैसे ही हम ये कह सकते हैं कि यहां धारा घनत्व 4 है, तो 4 गुना में यहां क्षेत्रफल 3 है, कम है, तो 4 तिया 12। लेकिन जब हम यहां जाएंगे तो यहां इस केस में क्षेत्रफल हमारे पास में 4 हो गया, तो फिर ये हमारे पास में 3 हो जाएगा, तो 4 तिया 12 आ गई। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं यहां पर कि जहां पर क्षेत्रफल जो है वो अधिक हो जाता है, देखिए A2 4 हो गया तो धारा घनत्व कम हो जाता है। ठीक है, तो फिर अगले वाली बात हमारे पास में क्या आती है, आई का मान क्या रहता है, नियत रहता है। तो यहां लिख सकते हैं धारा प्रवाहित धारा चालक में प्रवाहित धारा चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती। लेकिन A1 लेस देन A2, देखिए A1 कम है किससे, A2, तो उस केस में J1 इज, यदि A1 लेस देन A2 तब
तब J1 ग्रेटर देन J2। ये हमारे पास में जो है वो रिजल्ट आएगा। धारा घनत्व बदलेगा, जब क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो धारा घनत्व अधिक हो जाएगा। तो आप इस पोर्शन को आप यहाँ उतार सकते हैं। तो फिर धारा घनत्व क्षेत्रफल, धारा घनत्व क्षेत्रफल परिवर्तित होने पर, परिवर्तित होने पर परिवर्तित होता है। तो धारा घनत्व जो है वो क्षेत्रफल परिवर्तन होने पर परिवर्तित होता है, जबकि धारा क्या नहीं होती, धारा परिवर्तित नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहाँ आपको ये ध्यान रखना चाहिए। तो ये तो हो गया धारा घनत्व के बारे में। अगले वाला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या आता है, देखिए, जब धारा की दिशा में क्षेत्रफल हो तब तो इस फार्मूले को हम ऐसे लिखेंगे, लेकिन क्षेत्रफल का अभिलंब यदि धारा की दिशा से थीटा कोण बनाए तब इसी फार्मूले को हम ऐसे लिखेंगे। और इस फार्मूले को फिर आगे एडजस्ट करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम जनरल वे में ऐसे लिख सकते हैं। फिर हमें देखना है कि धारा का मान तो अनुप्रस्थ काट बदलने के ऊपर बदलता नहीं है, लेकिन क्षेत्रफल बदलने से कौन बदल जाता है, क्षेत्रफल बदलने से जो है धारा घनत्व बदल जाता है। क्लियर? अब नेक्स्ट बात हमारे पास में क्या आती है वो देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट में यहां इधर लिख रहा हूं। धारा घनत्व का जो मात्रक है वो क्या आएगा, धारा घनत्व का मात्रक, धारा घनत्व का मात्रक ऐसा ही क्या होगा, देखिए, J इक्वल आई अपोन में डेल्टा एस किया था हमने, J इक्वल आई अपोन में डेल्टा एस, आई एम्पियर में, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो गया। तो फिर मैं लिख देता हूं यहां पर क्या, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और विमीय सूत्र, विमीय सूत्र कैसे लिखोगे, एम्पियर का A बटे में L2, ठीक है। तो फिर हम ये कहें कि यहाँ m तो है नहीं, तो फिर m तो है नहीं, लंबाई नीचे है 2 बार, ऊपर जाएगी तो -2, टाइम है नहीं, और a ऊपर ही बैठा हुआ है 1। ये धारा घनत्व का बन गया विमीय सूत्र। नोट करते जाइए और साथ साथ याद भी करते जाइए। इस तरीके से हम इस पद को परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले आर्टिकल पर आते हैं। क्या है अगले वाला आर्टिकल, देखिए, धारा घनत्व के बाद में नेक्स्ट आर्टिकल है अपवाह वेग या अपवहन वेग के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करना। अपवाह वेग या अपवहन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको वीडी से रिप्रेजेंट करते हैं, के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करना, व्युत्पन्न करना। तो अपवाह वेग एम या अपवहन वेग भी कह सकते हैं, अंग्रेजी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करना। तो इस आर्टिकल में क्या है देखिएगा, ये हमारे पास में एक चालक है और इस चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये तो पॉजिटिव आयन, ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है
जैसे ही हम इसे किसी विद्युत स्रोत से कनेक्ट करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करने लगते हैं बैटरी के पॉजिटिव सिरे की ओर। तो यहां हम देखेंगे कि इसमें एक विद्युत क्षेत्र पैदा हो जाएगा, क्योंकि V वोल्ट की बैटरी जब आपने कनेक्ट की तो फिर ऐसी सिचुएशन के अंदर इसके अंदर एक विद्युत क्षेत्र जो है पैदा होगा, ये सिरा प्लस और ये सिरा क्या, माइनस। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है प्लस से किधर, माइनस की ओर। तो ये हमारे पास में जो है वो E विद्युत क्षेत्र इसमें लगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस E, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र जैसे ही लगेगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के कारण बल अनुभव करेंगे, और बल अनुभव करेंगे तो इनमें त्वरण उत्पन्न होगा, इनका वेग परिवर्तित होगा, ठीक है। तो फिर हम यहां ये मान लें कि एक स्थिति तो हमारे पास में क्या है, एक स्थिति तो ये है, इससे ठीक ऊपर मैं एक और फिगर बना देता हूं। यही जो चालक है वो आपके पास में जो है वो इस तरीके से, जो उसमें इलेक्ट्रॉन है वो यादृच्छिक गति में है, जैसे ये पॉजिटिव आयन, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है तो उनकी जो मोशन है इलेक्ट्रॉनों की वो कोई किधर है कोई किधर है, वो यादृच्छिक गति में है, इस तरीके से वो रैंडमली मूवमेंट कर रहे हैं। लेकिन बैटरी लगाने के बाद में जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलेंगे। तो हम इसके लिए व्यंजक कैसे उत्पन्न करें, तो दो स्थितियां होंगी कि एक तो हम उसको स्रोत से कनेक्ट नहीं करें तब, और एक उसको कब, जब स्रोत से कनेक्ट करें तब। दोनों स्थितियां क्या हैं, तो अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। आ जाइए, तो मैं पहले ले रहा हूं जब उसको हम बैटरी से कनेक्ट नहीं करते हैं। तो क्या है देखिए, यह हमारे पास में कोई चालक, और इस चालक के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए कि n इलेक्ट्रॉन मौजूद है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से रैंडमली मूवमेंट करते हुए हैं, इस तरीके से जो है उनका मोमेंट है, ठीक है। अब ये इनका रैंडमली मूवमेंट क्यों है, क्योंकि रूम टेम्परेचर के कारण। तो यहां कोई विद्युत क्षेत्र नहीं लगा रखा, तो E की वैल्यू हमारे पास में क्या है, 0। तो फिर हम लिखेंगे, और प्राप्त चित्र में एक चालक दर्शाया गया है जिसमें विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में चालक के इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक उष्मीय ऊर्जा की, तापीय रूम टेम्परेचर या हमें कहीं तापीय या उष्मीय ऊर्जा के कारण, तो फिर हम कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में चालक के इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति में होते हैं, यादृच्छिक गति में होते हैं, जिससे इनका औसत उष्मीय वेग शून्य होता है। क्योंकि हम वेग की बात कर रहे हैं, तो कोई इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो ये पॉजिटिव वेग में हो गया, कोई इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो नेगेटिव जो है वो वेग हो गया। लेकिन इन सबको जोड़ करके इनकी संख्या का भाग देंगे, तब ऐसी स्थिति में आपके पास में औसत उष्मीय वेग आएगा, और वो वेग 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका वेग इससे कैंसिल, इसका वेग इससे कैंसिल। तो फिर हम इसे लिखते हैं, अर्थात
ये जो यादृच्छिक गति के कारण औसत ऊष्मीय वेग है, तो औसत को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, U इक्वल 0। सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग क्या हो गया, 0। जैसे किसी गुब्बारे के अंदर हम गैस भरते हैं तो गैस के अणुओं या कणों का जो औसत ऊष्मीय वेग होता है वो क्या होता है, 0 होता है। गुब्बारा जो है जब वायु नहीं चल रही है और किसी कोने में रख दें तो वहीं रहेगा, जबकि उसके अंदर वाले जो कण है वो गति में होंगे, लेकिन उनका औसत ऊष्मीय वेग 0 होगा, क्योंकि कोई वायु का कण इधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है यादृच्छिक वितरण व्यवस्था में। तो ये समीकरण नंबर हो गई हमारे पास में 1। लेकिन जब हम चालक को किससे जोड़ें, बैटरी से जोड़ें, तब क्या होगा, तो फिर अगले वाली स्थिति की हम बात करें। यह हमारे पास में चालक, और इस चालक को हमने किससे कनेक्ट किया, विद्युत स्रोत से। ये विद्युत स्रोत से कनेक्ट किया, और विद्युत स्रोत से कनेक्ट करते ही जो इलेक्ट्रॉन थे उनका मूवमेंट शुरू हो गया, ठीक है। तो ये इनका मूवमेंट जो है वो बैटरी के धनाग्र की ओर और शुरू हो गया। तो ये विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, यहां विद्युत क्षेत्र हमने अप्लाई किया E, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों ने बल अनुभव किया, और बल अनुभव करके वो बैटरी के धनाग्र की ओर गति करने लग गई। तो फिर हम क्या लिखेंगे, यदि चालक के सिरों पर विद्युत स्रोत, चालक के सिरों पर विद्युत स्रोत संयोजित कर दिया जाए, तब चालक में विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाता है। E उत्पन्न हो जाता है, विद्युत क्षेत्र E के कारण इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव किया गया बल, फार्मूला क्या था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भौतिक महत्व F बराबर QE। तो F बराबर QE, इस फार्मूले को हम अपनी सुविधा के अनुसार लगाएं तो फिर F इक्वल क्या लिखें, Q की जगह -E, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और विद्युत क्षेत्र E मान ही रहे हैं, तो ये हमारे पास में समीकरण नंबर आ जाएगी 2। तो देखिए कितना सिस्टमैटिक है कि जब एक चालक दर्शाया गया जिसमें विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में चालक के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यादृच्छिक गति में होते हैं, जिससे इनका औसत ऊष्मीय वेग 0 होता है, अर्थात ये 0। लेकिन जैसे ही हमने विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर दिया, तो अप्लाई करते ही जो है इलेक्ट्रॉन क्या अनुभव करेंगे, बल, और F बराबर क्या हो गया, -EE, ठीक है। लेकिन जब कोई कण बल अनुभव करता है तो न्यूटन के द्वितीय नियम से उसमें त्वरण पैदा होता है। तो त्वरण जो पैदा होता है बल F लगाने पर, वो हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए, लेकिन न्यूटन के द्वितीय नियम से, लेकिन न्यूटन के द्वितीय नियम से बल F जो था, ये बल F जो था उसने इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है और उसमें त्वरण कितना पैदा कर दिया, ma। तो ये बात हमारे पास में कौन सी हो गई, 3 m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है, और a इलेक्ट्रॉन में त्वरण,
और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो क्या साइड इफेक्ट पैदा हुआ, जैसे ही इलेक्ट्रॉन ने बल अनुभव किया और बल अनुभव करते ही इलेक्ट्रॉन में त्वरण पैदा हो गया और वो हो गया ए वेक्टर। तो एफ बराबर हम एम ए लिख सकते हैं। तो समीकरण 2 और 3 क्या कहती हैं आप देखिए। 2 व 3 से, ये तो मैं मिटा देता हूं इधर, तो यहां ये रिमूव कर रहा हूं। तो 2 व 3 से समीकरण 2 व 3 से क्या रिजल्ट आया, माइनस ई एम ए बराबर माइनस ई एम ए वेक्टर बराबर माइनस ई वेक्टर। तो यहां त्वरण निकालोगे ए इक्वल माइनस ई वेक्टर बटे में एम। ये समीकरण नंबर आ गई 4। अर्थात इलेक्ट्रॉन में ये त्वरण पैदा होगा, इलेक्ट्रॉन इतना त्वरण अनुभव करेंगे। लेकिन समीकरण 4 आपको सजेस्ट कर रही है कि राइट हैंड साइड देखें, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश, एम इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान और ई लगाया गया विद्युत क्षेत्र। अब ई जो है विद्युत क्षेत्र हम लगाते हैं, तो विद्युत क्षेत्र जो है वो बैटरी हमने लगाई है कांस्टेंट वोल्टेज की, तो विद्युत क्षेत्र जो पैदा होगा वो भी जो है वो कांस्टेंट पैदा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि समीकरण 4 का जो दायां पक्ष है ना वो नियत है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों द्वारा अनुभव किया गया त्वरण जो है वो नियत होगा, एक समान होगा। तो फिर हम कह सकते हैं अतः समीकरण 4 का दायां पक्ष नियत है, अर्थात चालक के इलेक्ट्रॉनों द्वारा अनुभव किया गया त्वरण ए वेक्टर एक समान होगा। ठीक है, अर्थात सभी चालक के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक समान त्वरण अनुभव करेंगे। लेकिन यदि हम किसी एक इलेक्ट्रॉन को टारगेट लें कि उसका प्रारंभिक वेग u है और उसके द्वारा अनुभव किया गया त्वरण a है, तो फिर वो जब चालक के इलेक्ट्रॉन चालक में चलते हैं तब चलते समय वो इन पॉजिटिव आयनों से वो टक्कर करते हैं। तो एक टक्कर करने के बाद में जो दूसरी टक्कर करेंगे, जो क्रमागत टक्कर करेंगे, तो उसमें यदि किसी किसी एक इलेक्ट्रॉन को टारगेट किया कि वो इलेक्ट्रॉन था सपोज कीजिए ए, और इस इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग u था, लेकिन इसने जो है वो त्वरण अनुभव किया ए, और वो इलेक्ट्रॉन यहां से चल करके और यहां पहुंचा तो इसकी टक्कर हुई, तब तक उसने टाइम लिया t। तो फिर इतनी दौरान उसने त्वरण जो अनुभव किया, तो उसके कारण अंतिम वेग क्या होगा, और ये अंतिम वेग हम कक्षा 11 के अंदर गति के समीकरण आती हैं 3, जिनमें v इक्वल u प्लस at, उसके द्वारा हम इस इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग ज्ञात कर सकते हैं। तो फिर यहां मैं लिखा, यदि चालक का कोई इलेक्ट्रॉन जिसका प्रारंभिक उष्मीय वेग u है तथा त्वरण a अनुभव करता है, लेकिन धनायनों से दो क्रमागत
क्रमागत टक्कर करने में समय t ले तब अंतिम वेग v इक्वल गति के समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से। ये बात कक्षा 11 में आती है। तो v इक्वल हम u प्लस at लिख देंगे, ठीक है। और ये हमारे पास में आ जाएगी समीकरण नंबर 5, समीकरण नंबर 5 कि उस इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग v जो है वो ऐसे ज्ञात हम करें। तो इससे जस्ट आगे का काम जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आपको यहां तक नोट कर लेना है। थैंक यू।